तन्वर हुसैन की आंखों में अपने शिकार पर झपटते लकड़बग्घे जैसी चमक थी। ले आज इसका किस्सा भी निपटा ही देते हैं। बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। अजीत शर्मा के सिर से रक्त बह रहा था। मोटरसाइकिल से उतारकर लड़के उसे घसीटते हुए मदरसे के अंदर उस ओर बढ़े, जिधर तन्वर हुसैन अपने 10-12 लोगों को दंगे की आगे की कार्यवाही निर्देशित कर रहा था। लड़कों ने अजीत को लाकर तन्वर के सामने किसी गिद्ध की भांति पटक दिया। जाफराबाद में मुसलमानों की सघन बस्ती के बीच यह मदरसा तन्वर हुसैन ने ही 3 साल पहले बनवाया था। अंदर एक अहाता था, जहां वे लोग एकत्रित हुए थे। मदरसे की चारदीवारी की ऊंचाई लगभग 8 फुट रही होगी। गली में आते जाते लोग अंदर नहीं देख सकते थे। सामने बिना खिड़कियों वाला एक ऊंचा मकान था। दाएं और बाएं दोनों ओर चारदीवारी से लगभग सटे हुए कई ऊंचे पड़े थे। कैस पकड़ में आया रे? तन्वर ने पूछा। खजूरी पुलिया के पास मिल गया था पार्षद जी। हम लोग लौट रहे थे तो अचानक नजर पड़ गई। मजहर ने ऐसे बताना आरंभ किया, प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटा हो, ये तो भाग ही जाता। लेकिन तुफैल ने ऐसा पत्थर मारा कि अल्लाह के फजल से इसकी खोपड़ी ही खुल गई और वहीं चकराकर गिर पड़ा साला। उसके मुख पर विजयी मुस्कान थी। जब तक दोबारा उठकर भाग पाता तब तक तो इसे हमने चूहे की तरह दबोच लिया। इसके साथ कोई और भी था। हो, एक आदमी था, लेकिन इसे पत्थर लगते ही वह भाग गया। हमें नहीं पहचान सकता है। हमने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। चल कोई बात नहीं कहते हुए अजीत के पास तन्वर उकड़ुअन बैठ गया। क्यों बे सरकारी कुत्ते, तेरी जांच पूरी हो गई? उसने अजीत के वाक्य पूरा करने से पहले ही तन्वर का एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ा। तड़का की आवाज गूंज उठी। देखो इस हरामजादे को, उसने अपने साथियों की ओर एक दृष्टि फेरते हुए कहा। अभी भी सरकारी भाषा बोल रहा है। फिर वह खड़ा हो गया और दांत पीसते हुए आगे बोला, ससाले, और तेरी सरकार मुझे रोकेगी? कहते हुए उसने अजीत की पीठ में जोर से एक लात मारा। वह पीड़ा से बिलबिला उठा। 2 पल बाद तन्वर उसकी ओर झुका, फिर से बालों को पकड़कर उसका मुंह ऊपर की ओर उठाया। तू यही जांच कर रहा था न कि मेरा संबंध बांग्लादेशी जिहादियों से है कि नहीं? चल आज तुझे बता ही देता हूँ। हो, है मेरा संबंध। क्या कर लेगा तू और क्या कर लेगी तेरी कमीनी सरकार? कहते हुए उसने अजीत के सिर को जोर से झकझोरा और फिर एक और झटका देकर छोड़ दिया। वह भूमि पर लुढ़क गया। अब तो बेटा हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती है, न पुलिस, इन प्रशासन, न सरकार। तेरी हिजड़ा कौम में तो दम है नहीं? तुम लोग तो सालों सदियों तक हमारी गुलाम रहे। जब हम लोग मुट्ठी भर थे तब तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 30-35 करोड़ हो गए हैं। तभी एक युवक दौड़ता हुआ आया और बोला, पार्षद जी, जाफराबाद और मौजपुर में पुलिस घर घर तलाशी ले रही है। कोई बात नहीं, लेने दे। बाहरी लड़के तो सब भाग गए हैं ना? हाँ, सब सुबह ही निकल गए थे। और जो बंगाली औरतें बुलाई गई थी वे सब शाहीन बाग के धरने में शामिल हो गई हैं। फिर क्या चिंता है? खबर मिली है कि पुलिस आपके घर पर भी जाने वाली है। इस बात से तन्वर थोड़ा परेशान हो उठा। उसने किसी को फोन लगाया। अस्सलामुअलैकुम। सलाम, मुझे पता चला है कि मेरे घर पर पुलिस जाने वाली है। हाँ, आप घर से दूर ही रहिए, बल्कि कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाइए। आप पुलिस को रुकवा नहीं सकते? नहीं, मामला बहुत बिगड़ चुका है। उधर से आवाज आने के साथ ही फोन कट गया। हरामजादा, क्रोध दांत पीसते हुए उसने पास में पड़े अजीत को फिर से एक लात लड़ाई। इस नई सूचना से उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया था। साथ ही चिंता भी। फिर वह सबसे बोला,
यहाँ अब बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। घंटे 2 घंटे में सब लोग यहाँ से निकल चलो। इसका क्या करें? मजहर ने पूछा। आस्तीन उलट और जबर कर साले को और चिल्लाते हुए बोला। उसके बाद सभी 15-16 लोग अजीत के चारों ओर खड़े हो गए। अजीत पीड़ा में था, फिर भी अपनी शक्ति एकत्रित करके बोला, मैंने तो वही किया जो सरकार ने कहा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस अपनी नौकरी कर रहा था। उसका मुख भय से श्वेत हो चुका था। हम भी वही करने जा रहे हैं। मजहर एक बड़ा सा छुरा अपने पैंट से निकालते हुए नाटकीय ढंग से बोला, जो हमारे रसूल ने फरमाया है बस उसी को पूरा करेंगे। हमारी भी तुमसे में ही मर जाएगा। उस्मान बोला, पिछली बार हवालात में इसकी सरकारी पुलिस ने मेरे शरीर पर बहुत डंडे तोड़े थे। उसका बदला कौन चुकाएगा? देखो, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है 1 घंटे के अंदर कर लो। तब वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, छुरा इसकी गर्दन पर नहीं जिस्म पर चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा काटते हैं। जब इंतरियों बाहर आएंगी तो मजा आएगा। शौकत ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लुकमान चहका, उसके लिए पहले इसके कपड़े उतार दो। छुरा कहाँ घुसता है दिखना चाहिए। गरम गरम खून देखने का अपना ही मजा होता है। वो भी एक काफिर हो तो क्या ही बात है। 2-3 लड़के अजीत का शर्ट उतारने के लिए नीचे झुके। वह हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया, तुम्हारे खुदा का वास्ता, मुझ पर रहम करो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। तो उनकी चिंता मत कर, हम सबको संभाल लेंगे। वैसे वे भी तो काफिर ही हैं, न जीकर क्या करेंगे। कहते हुए उस्मान ने अजीत का बनियान उसके मुंह में थोंस दिया और शर्ट से मुंह बांध दिया, जिससे कि उसकी आवाज दूर तक न जा सके। फिर उसका पैंट भी उतार दिया। उसके बाद उसे घसीटकर चारदीवारी के पास ले गए और वहां खड़ा करके एक हाथ पैर से और दूसरा नल से बांध दिया। बिस्मिल्लाह कौन करेगा? मजहर ने पूछा। सबसे छोटा अतीक है। बिस्मिल्लाह उसे करने दो। तन्वर कुर्सी पर बैठा इस पैशाचिक खेल का आनंद ले रहा था। मजहर ने छुरा अतीक को पकड़ा दिया। अतीक छुरा लेकर नग्न बंधे हुए अजीत के पास पहुंच गया। अजीत का शरीर से कौंप रहा था। आंखें पूरी फैली हुई थी और मुंह से ओएम ओएम की आवाज निकल रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कहते हुए अतीक ने छुरी को पूरा शक्ति से अजीत के पेट के निचले हिस्से में वार किया। साथ ही कुरान की आयत भी पढ़ी, इन्नल काफिरीना कानू लुकुम अदुव्वम मुबीनातु। छुरे का फल आधे से अधिक अंदर घुस गया। अजीत का पूरा शरीर पीड़ा के आधिक्य से बिलबिला उठा और वह शक्तिहीन होकर बंधे हाथों के सहारे झूल गया। बंधे हुए मुंह से जोर से ओएम ओएम की आवाज निकली, किंतु चीख गले में घुट कर रह गई। जब अतीक ने छुरा बाहर खींचा तो उसके साथ रक्त का फव्वारा सा फूट पड़ा। अतीक का हाथ रक्त से सन गया। उसने छुरा उस्मान को पकड़ा दिया। या अय्युहल लज़ीन आमनू इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक़रबुल 3 कुरान की एक अन्य आयत पढ़ते हुए उस्मान ने अजीत के पेट में छुरा पूरा घुसेड़ दिया। जब खींचा तो साथ में इंद्रियों बाहर लटक। वाह उस्मान, तुझे भी आयतें याद है क्या? मजहर ने हंसते हुए कहा, तुझे तो याद होती ही नहीं थी। उसके लिए मौलवी साहब की छड़ी खूब खाई है तूने, ऐसी वाली याद है। उस्मान ने अजीत के पैंट से, जिससे उसका बोया हाथ बांधा गया था, छुरे और हाथ को पोंछते हुए गर्व से कहा। फिर उसने छुरा रफीक को दे दिया। मरउमीन ऐसा सुकिफो उखिजु व कुतिलु तकतीला 4 तीसरा वार हुआ। इनकुम व तबुदून मिन दुनल्लाही हस्बु जहन्नम इंतुम लहा वारिदून चौथा वार हुआ। इसी तरह पवित्र कुरान की आयतें पढ़ी जाती रहीं और छुरी को अजीत के शरीर में घोंपा जाता रहा। अंतर में
फैली हुई घृणा और द्वेष के कारण एक बार में उन लोगों का मन नहीं भरा तो मृत शरीर में दोबारा तिबारा छुरा मारते रहे। एक शुरू करता हुए अल्लाह के नाम जो बड़ा दयालु और कृपालु है। 2 संदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। 3 ही ईमान वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक अपवित्र हैं। मुनाफिक जहाँ कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और बुरा तरह कत्ल किए जाएंगे। निश्चय ही तुम और वह जिसे तुम अल्लाह के सिवा पूजते थे जहन्नम का ईंधन हो। तुम अवश्य उसके घात उतरोगे। कुल 50-60 बार छुरी का वार किया गया। औत, फीफा, यकृत इत्यादि समस्त भीतरी अंग शरीर के बाहर झूलने लगे। अजीत का शरीर ठीक वैसा ही दिखने लगा जैसा कि कसाई के द्वारा हलाल किए जाने के बाद कोई बकरा हुक पर टिंगा हुआ दिखाता है। नीचे रक्त की धार बहकर नाली में जा रही थी। ये क्रोध आकस्मिक नहीं उपजा था बल्कि सदियों से मन, वचन और कर्म के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता चला आया था। 1500 वर्ष पहले एक ऐसा तेज चमका था जिसके समिश बहुतों ने घुटने टेक दिए थे और फिर उस तेजधारी की हर बात को आकाशीय आदेश मानकर उसका पालन करने लगे थे। साथ ही जो उनसे सहमति न रखे उसके जीवन की उपयोगिता और उसके प्रति किए जाने वाले व्यवहार को उन्होंने अपने अनुसार परिभाषित कर लिया था। भाग 2 आप यहाँ क्यों आ गए? तन्नु को अपने बंगले पर देखकर विधायक सैफुद्दीन थोड़ा परेशान हो उठे। मैंने फोन पर कहा था न कि और चले जाइए। अजीत शर्मा के शव को एक नाले में डलवाने के बाद मजहर, तुफैल, उस्मान और अतीक के साथ तन्वीर हुसैन सैफुद्दीन यहाँ आ गया था। सैफुद्दीन राज्य सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। वे इस्लाम की सेवा करना चाहते थे लेकिन तन्वीर की तरह नहीं। रक्तपात से उन्हें परहेज था, इसलिए तन्वीर को बहुत पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से विरोध भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि तन्वीर का बड़े इमाम से सीधा संपर्क था। मंजी जी, आप लोग ही मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मैंने जो कुछ भी किया, अपने लिए तो किया नहीं, दीन के लिए किया, अपनी कौम के लिए किया। आप सबकी उसमें सहमति थी। मैं यह नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया। हमें आप पर गर्व है और जहाँ तक होगा मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन पहले आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? वारंट निकलने से पहले आप राजधानी की सीमा पार कर जाइए। किसी भी राज्य में जहाँ आपको सुरक्षित लगे, चले जाइए। आपके जानने वाले तो होंगे ही ना। सामान्यतया धर्म, मजहब, न्याय, पंथा और धर्म तीनों के लिए एक वर्ग शब्द और जानने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह से मेरा भाग जाना क्या उचित होगा? मैं एक निगम पार्षद हूँ और मेरे विरुद्ध किसी गलत काम सबूत भी नहीं है। आप पुलिस की कार्यवाही को ढीला नहीं करवा सकते हैं। आप पार्षद तो हैं लेकिन इस समय निलंबित हैं। जहाँ तक सबूत की बात है तो पुलिस को आपके घर की छत से शराब और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें तथा ईंट पत्थरों का ढेर मिला है, साथ में तेजाब, पेट्रोल और डीजल भी। सैफुद्दीन ने समझाते हुए कहा, देखिए पुलिस अगर राज्य सरकार की होती तो मैं आपको राजधानी से बाहर जाने को नहीं कहता, लेकिन आपको पता ही है कि केंद्र सरकार की पुलिस पर राज्य सरकार के मंत्रियों का बहुत असर नहीं पड़ता है। ऊपर से पुलिस के बड़े अधिकारियों को चोटें आई हैं, एक इंस्पेक्टर और सिपाही भी मारा गया है। मीडिया इस बात को बहुत को तूल दे रही है, इसलिए जब तक यह मामला ठंडा नहीं हो जाता आपका राजधानी से दूर रहना ही उचित। मेरे खिलाफ कोई वारंट तो निकला नहीं है, और अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जल्दी ही सबूत ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस वारंट निकलवा लेगी। यानी कि मुझे भगोड़ा बनकर रहना पड़ेगा। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दीन के काम के लिए आपका सुरक्षित रहना जरूरी है।
ठीक है, चलता हुआ, खुदा हाफिज। फिर तन्वर ने अपने लड़कों से कहा, चल भाई यहाँ से। खुदा हाफिज। सैफुद्दीन ने उसे विदा किया। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ही आपकी वापसी होगी। काफिरों को सबक सिखाकर कौम के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। मजहर, तुफैल, उस्मान और अतीक के साथ तन्वर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी पूर्व की ओर चल पड़ी। उपद्रव कल दोपहर से ही आरंभ हो गया था और रात भर चलता रहा। दूसरे समुदाय के लोगों के साथ साथ तन्वर हुसैन के नेतृत्व में मुसलमान उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर भी प्रहार किया। ईंट, पत्थर, बोतलें, पेट्रोल बम इत्यादि सब फेंक गए। रुद्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित थे। पुरुष सड़कों और गलियों में लाठी, बंदूक, तलवार तथा अन्य हथियार लेकर डटे हुए थे तो रियो छतों से पत्थर और बोतलों में तेजाब भरकर फेंक रही थीं। किशोर लड़के लड़कियों बोतलों में पेट्रोल बम बनाकर मार रहे थे। आज दोपहर के बाद से पुलिस ने जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर इत्यादि क्षेत्रों की गहन छानबीन आरंभ कर दी थी। जहां जहां उपद्रवियों के मिलने की संभावना थी, घर घर तलाशी ली जा रही थी। पुलिस को बाहरी लोगों के आने की भी आशंका थी। तन्वर हुसैन के घर भी पुलिस पहुंच गई। उसकी छत पर शराब, शीतल पेय तथा अन्य पदार्थों की खाली बोतलों और ईंट पत्थरों का ढेर मिला। सुबह मिलने के बाद पुलिस जब तक उसे पकड़ने के लिए वारंट निकलवा पाती वह राजधानी से बाहर जा चुका था। मेरे बच्चे के सिर पर बाप का साया हो। फोन पर दूसरी ओर से आवाज उभरी, क्या हुआ? गोंडा के विधायक अखिल मिश्र ने पूछा। शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में जाफराबाद, मौजपुर और सीलमपुर मोहल्ले आते हैं, जो कि मुस्लिम बहुल है। तन्वर सीलमपुर का निगम पार्षद था और जाफराबाद मोहल्ले में रहता था। शाहदरा से सटा हुआ दूसरा विधानसभा क्षेत्र गोंडा है, जो कि हिंदू बहुल है। गोंडा की सीमा जाफराबाद से सटी हुई है। दोनों के क्षेत्रों के बीच प्रायः सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता था, जिसके अनेक कारण थे। जोंज विभाग के अधिकारी अजीत शर्मा की लाश चौनबाग के पास एक नाली में मिली है। अभी क्या हो रहा है वहां पर? शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मीडिया, वे पहुंच गए हैं। ठीक है, मुझे खबर देते रहना। फोन रखने के बाद अखिल मिश्र ने नौकर को टेलीविजन चलाने के लिए कहा। अभी अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि अजीत शर्मा जोंज विभाग के इंस्पेक्टर थे। उनका शव नाली में पाया गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दंगाइयों ने कल रात उन्हें मारकर नाले में फेंक दिया था। बहुत बड़ी खबर है यह। आपको ये भी बताया चाहूंगा, टेलीविजन का संवाददाता पूरे उत्साह से संपूर्ण घटना के ताने बाने को प्राप्त जानकारी और अपने अनुमान के आधार पर गढ़ते हुए नाटकीय ढंग से आरोह और अवरोह युक्त स्वरों में डालकर दर्शकों को सुना रहा था। कैमरा पड़ने के बाद वह स्वयं को संवाददाता कम सिनेमा का अभिनेता अधिक समझ। अखिल मिश्र टेलीविजन देखते रहे और साथ में फोन भी रहे। आधे घंटे में उनके घर के बाहर 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। 7-8 लोग इकट्ठे हो गए। अखिल मिश्र घर से निकले और उनके साथ चल पड़े। पांचों गाड़ियों एक बंगले के बाहर जाकर रुकी। बाहर नाम पट्टिका लगी हुई थी, विमलेश त्रिपाठी, सांसद। मुख्य द्वार पर तैनात सिपाही ने इंटरकॉम से अंदर सूचना दी। शीघ्र ही फाटक खोल दिया गया और सभी लोगों को ले जाकर एक शानदार विशाल कक्ष में बिठा दिया गया। दीवारों पर गोंदी, सुभाष, तिलक इत्यादि कई महापुरुषों के निज टंगे हुए थे। बैठने के कुछ क्षणों के बाद ही जलपान प्रस्तुत किया गया। लोग जलपान के साथ बातों के भी चटकोर लेते हुए सांसद महोदय की प्रतीक्षा करने लगे। 15 मिनट बाद विमलेश त्रिपाठी बैठक में आए।
आते ही बोले क्षमा करिएगा, बात थोड़ी लंबी चल गई। सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पंडित जी, आईबी अफसर अजीत शर्मा का समाचार तो आप तक भी पहुंच ही गया होगा, अखिल मिश्र ने कहा। हाँ, बहुत दुख हुआ। अभी 30-32 साल का एकदम जवान लड़का था। कहते हुए सांसद के मुख पर गहन शोक छा गया। समझ में नहीं आता कि इन लोगों का क्या किया जाए। अभी तो यह 10-12% ही है तो हाल है, कल और बढ़ेंगे तो जीना ही मुश्किल कर देंगे। क्या कर सकते हैं, विमलेश त्रिपाठी बोले। पुलिस अपना काम कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये तो हर बार ही होता है। इससे उनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अखिल मिश्र के साथ आए एक व्यक्ति ने कहा। इससे अधिक और क्या किया जा सकता है? विमलेश त्रिपाठी बोले, आप सबको पता है कि वे प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के वोट बैंक हैं। अधिक कड़ाई हुई तो प्रदेश सरकार के विधायक धरना प्रदर्शन करने लगेंगे। बीच में मानवाधिकार भी आ जाएगा। समस्या यह है कि पूरे समुदाय के प्रति तो कुछ किया नहीं जा सकता है। सब लोग तो सक्रिय रूप से हिंसा में भाग नहीं लेते हैं ना, लेकिन समर्थन तो सभी करते हैं, अखिल मिश्र ने कहा। हाँ, बिना सबके समर्थन के इतने बड़े कांड नहीं किए जा सकते हैं। विमलेश त्रिपाठी बोले, आतंकवाद पनपने के पीछे भी सबसे बड़ा कारण यही है कि मुसलमान उसका विरोध नहीं करते हैं। वे ये तो कहते हैं कि आतंक को किसी धर्म से न जोड़ा जाए, लेकिन जैसे वे आज सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से यदि आतंकवाद विरोध करते तो आतंकवादियों को सीधा संदेश जाता कि उनका धर्म दर्शन कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। किसी भी विचारधारा से उपजे विध्वंसकारी कृत्यों को रोकने के लिए नैतिक विरोध बहुत आवश्यक होता है। ये लोग क्या विरोध करेंगे? मुझे तो लगता है कि दुनिया में सबसे अधिक कथिर मुसलमान यही हैं। उधर सऊदी अरब मक्का में सिनेमाघर बना रहा है और उसका विरोध यहाँ भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। अखिल मिश्र बोले, हाँ, सही कह रहे हैं। 3 तलाक वाला विषय भी यही दर्शाता है। दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में वह व्यवस्था नहीं है जो यहाँ थी। फिर भी उस कानून का यहाँ के मौलानाओं ने कितना विरोध किया। केवल मौलाना ही नहीं बल्कि कई नेता और पढ़े लिखे लोग भी उस कानून के विरुद्ध थे। एक बात तो पक्की, तारीफ तेरी निकली है दिल से, है कि जो भी कल परसों हुआ वह अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध ढंग से किया गया था। अखिल मिश्र के साथ आए पार्षद विश्वभर ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, ठीक कह रहे हैं आप। पता चला है कि इसमें तनवीर हुसैन का बड़ा हाथ है। इसके अलावा वाहिद आलम और शब्बीर मलिक भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, इस घटना को पैगामी इस्लाम अखिल भारतीय मुस्लिम संघ, मुस्लिम छात्र दल, इस्लामी छात्र आंदोलन संघ, लोकप्रिय मोर्चा, जामिया संयोजक समिति, मुताहिद मुसलमान इत्यादि ने मिलकर प्रायोजित किया था। साथ ही इन्हें कई राजनीतिक व्यक्तियों, वकीलों तथा अन्य मुस्लिम संगठनों का सहयोग प्राप्त था। इसमें आधे से अधिक संगठन तो बड़े इमाम के ही हैं। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दंगा जानबूझकर इसी समय किया गया क्योंकि इतने बड़े देश का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया हुआ है। अखिल मिश्र ने कहा, वे चाहते हैं कि उनके आंदोलन की ओर पूरी दुनिया ध्यान दे। 2 महीने से शाहीन बाग में दिन रात पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की। क्या बातचीत करे? सरकार की ओर से इतनी तो स्पष्ट किया जा चुका है। उनकी मांग ही निराधार है। विश्वंभर ने कहा, वह तो हमारी दृष्टिकोण से न उनके लिए तो वे ही सही हैं। विमलेश त्रिपाठी ने बोले, इस्लामी छात्र आंदोलन संघ को तो मुंबई बम विस्फोटों के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर से वे सक्रिय हो गए। अखिल मिश्र ने कहा,
हाँ, पिछली बार हमारी सरकार के जाने के बाद अनुकूल परिस्थितियां बनते ही इस्लामी छात्र आंदोलन संघ तेजी से पनपने लगा। उन्होंने पिछली सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल में देश भर में 32 से विस्फोट किए। ये तो पिछले 6 सालों से हमारी सरकार ने उनकी गतिविधियों पर रोक लगा रखी है, जिससे कि वे एक भी विस्फोट नहीं कर पाए। विमलेश त्रिपाठी ने कहा। विश्वम्भर बोले, पंडित जी, पिछली सरकार के कार्यकाल में ये केवल स्वयं ही नहीं पनपे बल्कि कितने ही नए संगठनों को भी जन्म दिया। स्थापना के समय से ही इनके संगठन का मुख्य उद्देश्य भारत में प्राचीन सांस्कृतिक प्रभाव को समाप्त करने से एक इस्लामी राज्य में रूपांतरित करना रहा है। हौसुन 1977 में अपने गठन के मेरे फोन पर दूसरी हाँ, पिछली बार छात्र पिछली सरकारों से हमारी पिछली सरकार के कार्यकाल में ये केवल स्वयं ही नहीं पनपे